गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो एक सीरीज़ लेके हम चल रहे हैं, उसमें से आज की सीरीज़ आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वाले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कुषाण वंश से संबंधित नहीं है। देखिए CHSL 2021 में इसको पूछा गया था कि वासुदेव, वशिष्ठ, नैपान या फिर हुविस्क में कौन सा ऐसा शासक है जो आपके कुषाण वंश का शासक नहीं है। देखिए बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे नैपान। आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि नैपान जो थे आपके ये शक शासक थे। और अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों वासुदेव, वशिष्ठ, हुविस्क की, तो प्यारे अभ्यर्थियों देखिए वासुदेव प्रथम, फिर आपके कनिष्क द्वितीय हुए, वशिष्ठ हुए, कनिष्क तृतीय हुए, वासुदेव और हुविस्क जितने भी शासक हुए ये सभी शासक आपके कुषाण वंश के शासक थे। नैपान की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो ये एशियाई वंश के जो सीथियाई वंश था, सीथियाई वंश के सीथियाई शासक थे। और इनका जो शासनकाल था वो पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी के बीच में चला था। तो ये शक शासक थे आपके नैपान। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने कि 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ जाकर के बसे थे। चित्तौड़, अजमेर, पंजाब, बुंदेलखंड। और प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल एकदम से सिंपल आंसर है इसका कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, वो है अजमेर शरीफ में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, यानी कि चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने क्या किया कि व्यापक रूप से दुनिया की एक यात्रा की और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि अंत समय में राजस्थान के अजमेर में अपना सबसे ज़्यादा समय बिताया और वहीं पर इनकी दरगाह भी है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये पूछा गया है NTPC 2016 में। केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। प्यारे अभ्यर्थियों तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वहीं पे महिलाओं की भी साक्षरता दर अधिकतर प्रायः देखा गया है कि ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की अगर प्यारे अभ्यर्थियों हम बात करते हैं तो केरल मुख्य रूप से आता है। और अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ भी प्यारे अभ्यर्थियों केरल आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। महिला साक्षरता दर की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो किसी राज्य के विकास और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति का जो एक संकेतक है वो है उस राज्य की महिला साक्षरता। महिला साक्षरता दर जितनी ज़्यादा होगी उस राज्य का विकास और उसकी लैंगिक समानता बहुत अच्छी होगी उस राज्य की। सबसे ज़्यादा अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों महिला साक्षरता दर की तो केरल में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है 96.2% के साथ। हिमाचल प्रदेश में आपकी 83.8% मिलेगी आपको महिला साक्षरता दर। तमिलनाडु में आपको प्यारे अभ्यर्थियों 80.3% मिलेगी साक्षरता दर। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों महाराष्ट्र में आपको 77.4% महिला साक्षरता दर मिलेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सोडा वाटर हो ये आपका या फिर आपका कार्बोनेटेड वाटर हो, यह एक प्रकार का एक ऐसा जल है, एक ऐसा पानी है जिसमें दाब की उपस्थिति में क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। दाब की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। यह एक विशेष प्रकार का झाग युक्त बुलबुलेदार पेय होता है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हम स्पार्कलिंग वाटर के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं इसे क्लब सोडा के नाम से भी जानते हैं, सोडा वाटर भी कहते हैं इसको। साथ ही साथ कहीं कहीं इसे फिजी वाटर के रूप में भी जाना जाता है। एक झाग युक्त होता है बुलबुलेदार पेय, ये आपका दाब की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिला करके सोडा वाटर का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाए जाने का अधिकार किसके पास है। लेखपाल 15 में पूछा गया था। राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने का विशेष प्रावधान किसके पास में प्यारे अभ्यर्थियों। सही उत्तर है आपका राज्यसभा। देखिए ए ऑप्शन आपका यहाँ भी देखिए सही होगा। राज्यसभा की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का एक प्रस्ताव पारित कर दे, कहने का अर्थ ये है, फिर से सुनिएगा एक बार, कि यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का एक प्रस्ताव पारित करे, ठीक है, और उसे लोकसभा स्वीकार अगर कर ले
अगर लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो फिर यहाँ पे उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हो कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? वो राज्यसभा के पास है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? B9, B5, B7 या फिर B3? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन यानी B3। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बहुत सारे भाग होते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और B3 की बात करते हैं तो देखिए ये जो है ये आपके नियासिन के नाम से जाना जाता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो B3 की कमी से पेलेग्रा नामक एक रोग होता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों वहीं B7 की, विटामिन B7 की, तो इसका जो रासायनिक नाम है ये आपका बायोटिन मिलेगा। वहीं B9 की अगर बात करेंगे तो B9 आपका फॉलिक अम्ल होता है, और जो आपका B12 होता है इसे कोबालमिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से आपको अरक्तता जैसी समस्याएं हो सकती हैं, रक्ताल्पता जिसे मतलब कि एनीमिया के नाम से हम जानते हैं, विटामिन B12 के कमी से। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि सत्रिय जो नृत्य शैली की उत्पत्ति है वो भारत के किस राज्य में हुई है? CHSL 2023 ने इसको पूछा था कि जो सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति है वो भारत के किस राज्य में हुई है? और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा असम। असम एक ऐसा मतलब राज्य है भारत का जहाँ से सत्रिय जो एक नृत्य है इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। ये जो उत्पत्ति हुई प्यारे अभ्यर्थियों तो यह 15वीं सदी के समय में हुई असम में, और असम में महान एक वैष्णव संत हुआ करते थे। उन वैष्णव संत और जो समाज सुधारक थे श्रीमद शंकरदेव, तो शंकरदेव द्वारा किया गया कि इस नृत्य शैली का विशेष तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। सत्रिय नृत्य शैली चूँकि 15वीं सदी में मतलब इसका मतलब कि असम से प्रारंभ हुई थी ये सत्रिय शैली। श्रीमद शंकरदेव ने इसका भयंकर तरीके से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार किया, अतः इन्हें इस नृत्य शैली का प्रवर्तक भी कहा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगर कभी भी अगर सवाल आपके सामने आए कि सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई तो असम में हुई। अब सवाल ये हो कि सत्रिय नृत्य शैली का प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो वो आपके श्रीमद शंकरदेव। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे आएंगे। यूपी PCS 2020 में पूछा गया है और ये दोनों प्रश्न आपके यूपी स्पेशल के हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 26 जनवरी? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका 24 जनवरी। हमेशा याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। हमेशा याद रखना है आपको कि 24 जनवरी को हम क्या करते हैं? अपने राज्य का उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का एक प्रावधान मतलब जारी किया। 24 जनवरी को इसलिए मतलब कि 24 जनवरी को इसलिए हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया था। जो यूनाइटेड प्रोविंस नाम था पहले अपने यूपी का, इसका नाम 24 जनवरी को ही बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 से क्या किया गया? उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया गया। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न देखिए, ये भी PCS 2008 में पूछा गया कि रेणुकूट किस लिए बहुत अधिक जाना जाता है? ताप बिजली घर, इस्पात औद्योगिक केंद्र, एल्यूमिनियम उद्योग या फिर सीमेंट उद्योग? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, सी ऑप्शन आपका सही होगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए सोनभद्र जो जिला है आपका उत्तर प्रदेश का, तो सोनभद्र के निकट स्थित है आपका रेणुकूट। और यहाँ पे क्या है कि देखिए बॉक्साइट से क्या करते हैं? बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट के उद्योग से क्या करते हैं? एल्यूमिनियम बनाने का जो निर्माण है, जो प्रोसेस है, उसके लिए यहाँ पे कारखाना भी स्थापित है। और ये जो प्यारे अभ्यर्थियों कारखाने स्थापित किया गया एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, इस कारखाने की स्थापना हुई आपके 1958 में। और इसमें क्या किया गया कि हिंडाल्को कंपनी जो है USA की सहयोग से, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से हिंडाल्को कंपनी की स्थापना की गई 1958 में। इस हिंडाल्को कंपनी जो है आपकी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन के नाम से इसको जाना गया है, उस शॉर्ट में इसको हिंडाल्को नाम कहते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप जो आपका समूह आपने नाम सुना होगा आदित्य बिरला ग्रुप का, आदित्य बिरला ग्रुप समूह द्वारा 1958 में इस हिंडाल्को कंपनी में क्या किया गया? USA के सहयोग से एल्यूमिनियम उद्योग प्रारंभ किया गया सोनभद्र जिले के रेणुकूट में। क्लियर हुआ? अब आते हैं करंट अफेयर पे। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए सबसे ज़्यादा मतलब कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन जो है तो मिलेंगी आपको। जो गंगा डॉल्फिन है वो उनकी संख्या 4000 है, 4000 गंगा डॉल्फिन मिलेंगी। लेकिन जिसमें से क्या है कि 2000 जो गंगा डॉल्फिन है वो आपको उत्तर प्रदेश में की नदियों में जो है तो स्पेशली निवास करती हुई मिलेंगी। ठीक है,
इसमें क्या है कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि हाल ही में जो लुप्त प्राय प्रजाति है डॉल्फिन्स की, तो डॉल्फिनों की सुरक्षा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि डॉल्फिन अभयारण्य जो है तो उन्होंने घोषित किया है। चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य मतलब कि घोषित कर दिया, जहाँ पे क्या है कि 111 डॉल्फिन मिलेंगी आपको। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस लुप्त प्राय जो जाति है आपकी डॉल्फिन, इसकी क्या किया जा रहा है, देख रेख की जा रही है। अब कभी भी सवाल हो कि गंगा डॉल्फिन की मतलब कि जो देख रेख है वो किसके तहत होती है, तो सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, नमामि गंगे परियोजना के तहत। ठीक है, अगले और लास्ट प्रश्न की ओर चलें तो अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों की क्या की है और आरक्षित की है। तो यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक एक प्यारे अभ्यर्थियों ऐसा राज्य है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने 33% महिलाओं के लिए क्या किया है कि राज्य सरकार में 33% सरकारी अनुबंध नौकरियों को आरक्षित किया है। ये जो आरक्षण है प्यारे अभ्यर्थियों, ये अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है, जो विभिन्न सरकारी विभागों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्नाटक सरकार ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे का प्रावधान किया है। ठीक है, अब प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने आज का सवाल है। इससे पहले हम कल की अगर सवाल की बात करें तो कल मैंने आपसे पूछा था कि हिंदू त्यौहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण, इंद्र, गणेश या फिर इनमें से कोई नहीं। और प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन यानी नॉट। प्यारे अभ्यर्थियों छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा की जो विशेष पूजा होती है वो भगवान सूर्य के ऊपर आधारित है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं था। और सही जवाब जिन्होंने दिए हैं, सही जवाब देने में पहला जवाब आया था आपके सीलू विश्वकर्मा का और दूसरा है आपके रानी PW के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे। ठीक है, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। आज का प्रश्न है आपके सामने कि सारथी नामक मोबाइल ऐप किस संगठन ने लॉन्च किया है। जो सारथी नाम का जो मोबाइल ऐप है वो किस संगठन ने लॉन्च किया है, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन इसके RBI ने या फिर सेबी ने या फिर सड़क परिवहन ने या फिर ट्राई ने, TRAI ट्राई ने। प्यारे अभ्यर्थियों अगर सही उत्तर है अगर आपके पास तो बिल्कुल आप कमेंट करिए हमारे साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।